हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन आपकी एक स्पेशल राइट होती है बैंकर्स के पास में, जिसमें वो डिसाइड करता है कि कैसे आप जो पेमेंट दे रहा है कोई भी आपका डेटर, जो कि आपका बेसिकली कस्टमर है, उसके ऊपर ये राइट किस तरीके से अप्लाई होता है और वो किस तरह अपने मल्टीपल डेट्स को चुका सकता है। तो ये काफ़ी स्पेशल राइट हमारे लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सेशन। मेरा नाम है पंकज ऋषि कृष्णन। तो चलिए शुरू करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन बेसिकली एक आपकी ऐसी राइट होती है विच रेफर्स टू द बैंकर्स राइट टू डिसाइड हाउ द पेमेंट मेड बाय अ डेटर दैट इज कस्टमर विल बी अप्लाइड व्हेन देयर आर मल्टीपल डेट्स ओवर टू द बैंक। ये आपका एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि आपके सेक्शन नंबर 59 से लेकर के 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन है। राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन आपका एक ऐसा राइट होता है बैंकर्स का, जहां पर बैंकर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी पेमेंट किसी भी कस्टमर के द्वारा जो हमको दी जा रही है, सो वो राइट को हम किस तरह अपने मल्टीपल डेट्स में हम उस पेमेंट को चुका सकेंगे। सो बैंकिंग के अंदर अगर हम देखें तो आपका एक कस्टमर होता है जो कि काफ़ी हद तक आपके सेवरल लोन या कर्जे लेता है बैंक से साइमल्टेनियसली, जैसे कि लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और न जाने क्या क्या। सो कस्टमर्स जब अपना पेमेंट दे रहा होगा और वो उस टाइम पे अगर उसको स्पेसिफाई नहीं करता कि मैंने ये वाला जो अमाउंट है मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की ईएमआई दी है, या फिर अब मैंने अपने लैपटॉप की ईएमआई दी है, या ये ईएमआई मैं किस रिगार्डिंग दे रहा हूँ, तो उस दौरान यहाँ पर बैंक खुद से ही एक एडजस्ट कर देगी वो अमाउंट, जिसको हम कहेंगे अप्रोप्रिएशन। बैंक उस अमाउंट को अपने अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कर देगी और जिसकी ड्यू डेट नज़दीक होगी उस टाइम पे उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो बैंकिंग के अंदर हम देखें, अ कस्टमर में ओड सेवरल डेप्ट साइमल्टेनियसली सच एज लोन, ओवरड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज और discounting liability. When the customer makes a payment without specifying the debt to which it should be applied, the banker is vested with the right of appropriation. This helps banks manage recovery efficiently while maintaining a fairness between both the parties. नाउ अब थोड़ी सी लीगल प्रोविजंस डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी साउंड कर रहा है। तो सेक्शन 59 अप्रोप्रिएशन बाय द डेटर जो कि बताता है, कहता है कि अगर यदि आपका कोई भी कस्टमर है जो कि आपका डेटर भी है, ये इंडिकेट करता है कि उसने एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली तरीके से अपना जो डेट था किसी भी पेमेंट के रिगार्डिंग में उसने उसको अप्रोप्रिएटेड करना है, तो बैंक उस चीज़ को कंप्लाई करेगी। मतलब सीधी सीधी सिंपल इतनी बात है कि यदि अगर कोई कस्टमर है जिसने 2 लाख रुपए का लोन लिया था उसमें अब वो 1 लाख रुपए दे रहा है वापस, तो उसको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि ये 1 लाख रुपए इस चीज़ के हैं एंड ये 50,000 इस चीज़ के हैं। ठीक है, तो बैंक उसी अकॉर्डिंग से उस चीज़ को अप्रोप्रिएट करने डालेगी, और अगर वो यदि स्पेसिफाई नहीं करता तो बैंक फिर अपने अकॉर्डिंग उसको सेट ऑफ कर लेगी। तो ये बात काफ़ी सिंपल है सेट ऑफ और अप्रोप्रिएशन की। ठीक है, बात करेंगे अब सेक्शन नंबर 60 के बारे में। तो सेक्शन 60 कहता है अप्रोप्रिएशन बाय द क्रेडिटर। तो मतलब अगर आपका जो डेटर है वो पेमेंट करता है विदाउट एनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस में, तो बैंकर एज अ क्रेडिटर वो उस पेमेंट को अपने खुद के डिस्क्रिशन पे, द बैंकर मे अप्लाई द पेमेंट एट इट्स डिस्क्रिशन टू एनी लॉफुल डेट दैट इज़ ड्यू इवन इफ़ द टाइम बार्ड। एग्जाम्पल, जैसे कि कस्टमर 1 लाख रुपए देता है विदाउट एनी डायरेक्शन, तो बैंक उस 1 लाख रुपए को ओल्डर लोन समझ करके पहले उसको डिसॉल्व कर देगी। नेक्स्ट है इसमें सेक्शन 61 जो कि बताता है अप्रोप्रिएशन इन एब्सेंस ऑफ द इंडिकेशन बाय आइदर पार्टी। तो यार देखो, अगर सिंपल सी बात है, अगर इफ़ देयर नाइदर द पार्टी स्पेसिफाइड, ना कस्टमर ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी ना बैंकर ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो अपना जो लॉ कहता है ना, वो लॉ ये कहता है कि जिसका पहला डेट क्रोनोलॉजिकल सीरीज़ में चुकाया जाना चाहिए उसी डेट का वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। If neither party specify, the law mandates that payment must be applied in discharge of debts in chronological order, the earliest debt first. सही बात है।
एप्लीकेशन देखें तो अप्रोप्रिएशन की काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। पहला है कि कस्टमर्स डेट अप डायरेक्ट करता है अप्रोप्रिएशन, तो उस टाइम पे तो कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है बैंक के पास, बैंक उसको एज इट इज़ मान लेगा। लेकिन अगर कस्टमर चुप है तो बैंक फिर अपने अकॉर्डिंग चूज़ करता है, प्रीफर करता है एडजस्ट करने का अनसिक्योर्ड डाउट। और अगर दोनों स्पेसिफाई नहीं करते तो फिर लॉ प्रिवेल हो जाएगी, जो पुराना ओल्डेस्ट डेट होगा सबसे पहले वो चुकाया जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस है। पहला है कोरी ब्रॉस एंड कंपनी वर्सेस ओनर ऑफ तुर्किश स्टीमशिप मेक्का 1897, जिसके अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया और बोला कि क्रेडिटर कैन अप्रोप्रिएट द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट इफ़ द डेटर इज साइलेंट। सिंपल है। नेक्स्ट है आपका रामा शाह वर्सेस लालचंद 1939, प्रिवी काउंसिल का ये केस है बच्चों। एंड यहाँ पर कोर्ट आपकी जो प्रिवी काउंसिल है वो हेल्ड करती है और कहती है कि अप्रोप्रिएशन जो होगा वो डेटर के द्वारा होता है और वो बाइंडिंग नेचर का होता है, और अगर वो एब्सेंट हुआ तो क्रेडिटर के डिस्क्रिशन पे जैसा क्रेडिटर चाहेगा वैसे ही हो जाएगा काम। नेक्स्ट है आपका पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो हेल्ड करती है, कहती है कि बैंकर्स के पास बिल्कुल राइट होता है अप्रोप्रिएशन का, जिसमें वो टाइम बार डेट्स को डिसॉल्व करने के लिए उस अमाउंट को क्या कर देगा, अप्रोप्रिएशन में डाल देगा, और कस्टमर्स उसको स्पेसिफाई नहीं करता उस टाइम पे। मतलब कि अगर जब कस्टमर ने स्पेसिफाई ही नहीं करा तो बैंक उस अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर देगी। चौथा है इसमें यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमन आयरन फाउंड्री, क्लेरिफाई करती है दैट अप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, इट मस्ट रिलेट टू द लॉफुल डेट। इम्पॉर्टेंस जो होती है आपकी बेसिकली केवल लॉफुल डेट पे होगी, अनलॉफुल डेट या फिर अनरीजनेबल डेट्स के ऊपर आपका अप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता। अगर आपका जो भी स्पेशल फंड्स होते हैं जैसे कि एसआईपी या फिर कोई भी जॉइंट अकाउंट या ट्रस्टीज़ अकाउंट, तो उसके ऊपर आपका अप्रोप्रिएशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इम्पॉर्टेंस अगर हम बात करें तो पहला है कि बैंक के लिए एक फ़ायदे की चीज़ है अप्रोप्रिएशन की राइट, क्योंकि बैंक सिस्टमेटिकली तरीके से अपना काम करती है एंड वो अपने सिस्टमेटिक तरीके से अपने ड्यूज़ को रिकवर कर सकती है। नेक्स्ट इसमें बैंक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रिस्की और अनसिक्योर्ड एक्सपोजर से। नेक्स्ट है इसमें प्रोवाइड करता है लीगल सर्टिनिटी इन केस ऑफ मल्टीपल आउटस्टैंडिंग डेट्स। नेक्स्ट है इसमें आपका प्रिवेंट करता है जो लिटिगेशन होती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं कस्टमर्स और बैंक के बीच में, तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान आउट करके अमाउंट को सेटल करने का काम भी करती है। नेक्स्ट है इसमें लिमिटेशंस, तो कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं अप्रोप्रिएशन की काफ़ी हद तक। तो पहली लिमिटेशन तो इसके अंदर ये है कि इट कैन नॉट ओवर राइड कस्टमर्स एक्सप्रेस डायरेक्शन। ये कस्टमर्स जो चाहता है बिल्कुल वैसे ही होगा, अप्रोप्रिएशन कोई खुद से डिस्क्रिशन में नहीं हो सकती है। अगर कस्टमर ने स्पेसिफाई ही नहीं करा तब बैंक के पास में राइट है कि वो खुद से अपने डिस्क्रिशन पे उसको कर सकता है। नेक्स्ट, कैन नॉट बी एक्सरसाइज फॉर अनलॉफुल और अनडिस्प्यूटेड डेट्स, जैसे कि मैंने बताया ही। नेक्स्ट है सब्जेक्टेड टू जुडिशियल स्क्रूटिनिटी इफ एक्सरसाइज अनफेयरली। नेक्स्ट है कैन नॉट अप्लाई अगेंस्ट ट्रस्ट अकाउंट फॉर फंड रिसीव्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, जैसे कि ट्रस्ट अकाउंट होते हैं, फिड्यूशरी कैपेसिटी के जो अकाउंट होते हैं उसके ऊपर भी आपका ये अप्लाई नहीं होता, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया अभी। ये राइट तो काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट राइट बन जाती है, क्योंकि राइट टू अप्रोप्रिएशन एक आपका क्रिटिकल टूल माना गया है जहाँ पर बैंक किसी कर्जे को रिकवर कर रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात भी है, एक लॉफुल तरीके से रिकवर कर रही है। सेक्शन 59 से 61 तक ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये मेंशन है, और जो ये बैलेंस बना के चलता है इंटरेस्ट का बोथ कस्टमर्स और बैंकर के बीच में, जिसमें प्रायोरिटी दी जाती है केवल रिकवरी को और कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस को। अगर कस्टमर ने जैसा कहा वैसा हो जाएगा, और कस्टमर ने अगर इस चीज़ को मना किया तो फिर वो वैसा नहीं हो सकता। बैंकिंग लॉज के अंदर अगर हम देखें तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहा है कस्टमर्स के लिए, जिसमें वो फेयरली लॉफुली अपने कर्जे को चुका सकता है, और बैंकर्स के पास भी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी मेंटेन हो रही है क्योंकि उनको टाइम पे सारा पैसा मिल जा रहा है। नेक्स्ट, कोर्ट से बच रहे हैं तो कोर्ट्स भी कंसिस्टेंटली अपने इस प्रिंसिपल को हेल्ड करती हैं और कहती हैं कि ये बहुत ही अच्छा राइट है, इस चीज़ को एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना बैंक का जो पैसा है उसको हम रिकवर कर सकते हैं। प्लस इस राइट के मिसयूज़ कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक तरीके से बैंकिंग लॉज के अंदर एक तरीके से सेफ गार्ड का काम कर सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और यदि आपको मेरे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स में मुझे अपने
सवाल भी भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले सेशन में। मेरा नाम है पंकज। तो बैंकिंग लॉस की मेरी सारी वीडियोस आप मेरे इसी अपने यूट्यूब चैनल पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स मेरी सीरीज़ में मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और अच्छे से पढ़िए।